हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12 की जो अर्धवार्षिक परीक्षा हुई है राज्य स्तर की, उसका जो पेपर है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फिजिक्स के पेपर के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन ए से हम शुरू करेंगे। पहला सेक्शन जो है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। 1 से इसमें 16 तक प्रश्न दिए हैं। पहला प्रश्न हम देखें कि कूलाम के दो बिंदु धनावेश वायु में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ पे हमें दूरी दे रखी है r = 1 मीटर दे रखी है ना। 2 पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हैं, 1 कूलाम। Q क्या है यहाँ पे? दोनों को ही जो चार्ज है, आवेश है Q1 Q2, वो कितना है? 1 कूलम है। डिस्टेंस दे रखी है हमें 1 मीटर, दूरी 1 मीटर की है। आवेशों के मध्य कार्यरत प्रतिकर्षण बल का मान कितना होगा? तो ये सब हम जानते हैं कूलाम के नियम से। F = K Q1 Q2/r²। K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ होती है। इंटू Q1 हमें 1 कूलाम दे रखा है, Q2 भी हमें 1 कूलाम दे रखा है और दूरी भी हमें 1 मीटर दे रखी है। तो सब कुछ 1 ही है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 9 × 10⁹ न्यूटन। यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 × 10⁹ न्यूटन। दूसरा हम प्रश्न देख रहे हैं वस्तुनिष्ठ कि निम्न में से ध्रुवीय अणु है। ध्रुवीय अणु हमें बताना है, पोलर मॉलिक्यूल बताना है। तो पोलर मॉलिक्यूल कौन सा होता है कि जिसका इफेक्टिव डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो दोनों समान प्रकार के परमाणु होंगे, OO। तो इनमें ना तो किसी पे प्लस आएगा ना किसी पे माइनस आएगा, क्योंकि दोनों ही क्या है? समान परमाणु हैं। अगर कोई विद्युत ऋणी परमाणु होता है तो ज़्यादा विद्युत ऋणता वाले पर माइनस आता है और कम विद्युत ऋणता वाले पर प्लस आता है। इसी प्रकार H2 है, HH समान परमाणु है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए CO2 है, ठीक है। तो इसका भी क्या होता है, चूंकि इसमें दो डाइपोल बन रहे, देखिए इस पे ऑक्सीजन ज़्यादा विद्युत ऋणता वाला है। ऑक्सीजन तो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला है, तो इस पे माइनस आएगा, इस पे इधर प्लस आ जाएगा, इधर इस पे माइनस आएगा, वापस कार्बन पे क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए माइनस से प्लस की ओर, ऐसे इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। इधर माइनस से प्लस की ओर, दूसरे वाले का इधर है। अब चूंकि दोनों ही देखें एटम सेम है, चार्ज सेम है, सब कुछ सेम है, तो ये जो डाइपोल मोमेंट है ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और इसका भी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वो कितना होता है? 0 होता है। तो ये भी ध्रुवीय नहीं है, A भी ध्रुवीय नहीं है, B भी ध्रुवीय नहीं है, D भी ध्रुवीय नहीं है। तो ध्रुवीय कौन सा है, पोलर कौन सा है? हमारे पास H2O है, क्योंकि इसमें जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। इसकी रेखीय संरचना नहीं होती, लीनियर संरचना इसकी नहीं होती है। तो इस पे प्लस आता है, इस पे माइनस आता है, इस पे माइनस आता है, इस पे प्लस आता है। माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन होती है। तो एक P1 इस तरफ, दूसरा जो P2 है वो इस तरफ होता है। तो अब चूंकि इनकी डायरेक्शन जो है वो एक दूसरे के विपरीत नहीं है, इसलिए इनका परिणामी कुछ न कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इनका होता है। तो H2O जो है वो कैसा अणु है? ध्रुवीय अणु है, ठीक है बच्चों। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया CH2O। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हम बात करते हैं कि विद्युत वाहक बल का SI मात्रक क्या है। जो विद्युत वाहक बल होता है, इलेक्ट्रोमोटिव जो फोर्स होता है, EMF जिसको हम कहते हैं, उसका हमें SI यूनिट पूछी है, SI मात्रक पूछा है। तो हम कहते हैं कि नाम तो इसमें फोर्स आ रहा है, बल आ रहा है, लेकिन ये बल नहीं है। ये वास्तव में क्या है कि जो सेल होता है उसको अगर अपन खुला रखें, यानी कि परिपथ में ना जोड़े, तो इसके टर्मिनलों के बीच जो विभवांतर है, यानी कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वही क्या होता है? विद्युत वाहक बल होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट ही तो होता है। तो ये एक प्रकार से विभवांतर ही है, पोटेंशियल डिफरेंस ही है EMF। तो इसलिए मात्रक क्या होगा इसका? वोल्ट ही होगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया B। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हम देखेंगे MCQ का कि एक लंबे सीधे तार, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, लंबा सीधा तार है, 35 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो एक इलेक्ट्रिक करंट है 35 एम्पियर की उसमें से फ्लो हो रही है, यानी कि I हमें दिया हुआ है क्या? 35 एम्पियर। तार से 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर, तो
चुंबकीय क्षेत्र बी का परिमाण हमें ज्ञात करना है, यानी कि द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी 8.20 सेंटीमीटर फ्रॉम द वायर। ठीक है, ये एक वायर है अपने पास जिसमें से करंट बह रही है 35 एम्पियर, इतनी विद्युत धारा उसमें से बह रही है और इससे 20 सेंटीमीटर, और अगर इसको मीटर में बदले तो 0.20 मीटर। यहाँ पे कोई पॉइंट है P, यहाँ पे हमें जो है B निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो लॉन्ग स्ट्रेट वायर होता है, लंबा सीधा तार होता है, उसके कारण B का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R होता है, जहाँ पे R क्या है, ये डिस्टेंस है, R इक्वल टू दिया हुआ है 0.20 मीटर और I दिया हुआ है, तो मान रख लेंगे हम। देखिए म्यू नॉट कितना होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होता है, I दिया हुआ है 35, नीचे 2 पाई आ गया, मल्टीप्लाई में 0.20 आ गया, मीटर में रखना पड़ेगा, ऐसा यूनिट में रखना पड़ेगा। 2 पाई से 4 पाई 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, ये 2 से 0.10 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर हमारे पास बचा 35, नीचे बचा 0.10 और यहाँ बचा 10⁻⁷। तो यहाँ पॉइंट हटा देंगे, 10 है तो 2 0 लग जाएंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 350 इंटू 10⁻⁷। क्या ऐसा ऑप्शन है? नहीं है। तो 3.5 वाला है तो इसको 3.5 में बदलना पड़ेगा, पॉइंट हम 2 प्लेस पीछे ले जा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम इसको 3.50 कर रहे हैं तो पावर में 2 जुड़ जाएगी, पॉइंट को हम पीछे ले जा रहे हैं, तो आ जाएगा 10⁻, इसमें 2 जोड़ोगे तो -5। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, हमारे पास हो जाएगा 3.5 इंटू 10⁻⁵। यहाँ देखिए +5 है, ये नहीं होगा 10⁻⁵। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो गया डी। तो चलते हैं, सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम चलते हैं 5 पे कि विद्युत शक्ति का सूत्र है। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला हमें पूछा है, फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। हम कह चुके हैं P इक्वल टू क्या होता है, V इंटू आई होता है, और V को हम क्या लिख सकते हैं, IR लिख सकते हैं, तो V की जगह IR रखोगे इंटू I, तो क्या हो गया I²R। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पावर का हो गया I²R। करेक्ट ऑप्शन हो गया स, या फिर इसको कह सकते हैं हम C, इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हम देख रहे हैं कि एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान क्या होता है। तो हमें कंप्लीट साइकिल में हमसे पूछा है एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। हम क्या कह चुके हैं, करंट कैसे होती है, कंप्लीट साइकिल ये होता है जितना प्लस में होता है उतना ही माइनस में होता है इस पूरे साइकिल के लिए। तो जितना प्लस में उतना माइनस में, तो टोटल करंट क्या होगी, 0 होगी। अब उसका एवरेज लोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा आता है द 0 या फिर डी 0। नेक्स्ट हम बात करें 1/μ0 का अंडर रूट। तो ये क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है, प्रकाश का वेग होता है, जो कि हमारे पास कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये -8 है, नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, 3 × 10⁸। नेक्स्ट हम चलते हैं 8th क्वेश्चन। हम देख रहे हैं कि यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक कितना होगा। देखिए हमें दे रखा है, एक तरफ वायु है और एक क्या है, कांच। तो अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या है, 3/2 है, मैं उसको लिख रहा हूं म्यू वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जिसका अपवर्तनांक है उसको पहले लिखना है, ठीक है। तो कांच का अपवर्तनांक है, कांच को इंग्लिश में हम क्या बोल रहे हैं, ग्लास बोलते हैं, तो जी, और एयर बोल रहे हैं इसको वायु को, तो ये क्या हो जाएगा, μGA हो जाएगा। तो ये कितना है, 3/2 हमें दिया हुआ है। हमें पूछा है क्या, μAG पूछा है हमें, वायु के अब की बार वायु का अपवर्तनांक पूछ लिया, किसके रेस्पेक्ट में, ग्लास के रेस्पेक्ट में, ठीक है। एयर का पे हमें दिया हुआ था ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रेस्पेक्ट में। अब हमसे इसका उल्टा पूछ लिया कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछ लिया ग्लास के रेस्पेक्ट में, तो वो कितना हो जाएगा, वो उल्टा होता है, इनमें यही रिलेशन होता है। तो μAG इक्वल टू μGA होगा, यानी कि इसको उल्टा कर लेंगे, 1/3/2, 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा हमारे पास A, 2/3। नेक्स्ट हम ऑप्शनल में चलते हैं
9th क्वेश्चन है कि उस उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी जिसकी फोकस दूरी इतनी। हमें फोकल लेंथ दे रखी है, फोकल लेंथ दे रखी है 40 सेंटीमीटर, और ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। तो ये पॉजिटिव होता है, आंसर पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव वाले तो ऐसे ही कैंसिल हो गए। ठीक है, तो इन दो में से होगा ऑप्शन कोई। ठीक है, तो हम जानते हैं कि क्षमता यानी कि पावर पूछी है, तो पावर P इक्वल टू होता है 1/f। तो पहले हम इसको सेंटीमीटर को किस में बदलेंगे, मीटर में बदलेंगे, तो ये हो जाएगा 0.40 मीटर। तो हम करेंगे पावर 1/0.40, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 100 हो जाएगा, 1 से 1 गया, ये आ जाएगा 10/4 मीटर इनवर्स। उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डायप्टर बोलते हैं। तो 10/4 करोगे तो कितना आएगा, 2.5, वो भी किसका, प्लस का। तो आ जाएगा हमारे पास 2.5 डायोप्टर प्लस का। तो प्लस का 2.5 डायोप्टर, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि प्लस का 2.5 डायोप्टर। नेक्स्ट हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। सिंपल हमें फॉर्मूला पूछा हुआ है, फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र पूछा हुआ है। फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ इज, फॉर्मूला ऑफ फ्रिंज विड्थ इज, तो फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे बीटा हम उसको कहते हैं, ऊपर लेमड़ा, ऊपर जो आता है वो कैपिटल डी आता है, नीचे स्मॉल डी आता है। तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया, बी इक्वल टू लेमड़ा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक है, जो कैपिटल है उसको ऊपर रखना है, स्मॉल को नीचे रखना है। नेक्स्ट भी हमसे सूत्र ही पूछ लिया, द फॉर्मूला फॉर फोटोन एनर्जी इज। देखिए फोटोन एनर्जी, फोटोन की ऊर्जा का जो सूत्र होता है ई इक्वल टू होता है एच न्यू, और न्यू की जगह हम लिख सकते हैं सी अपॉन लेमड़ा। तो एच सी अपॉन लेमड़ा, एच अपॉन लेमड़ा नहीं, एच लेमड़ा अपॉन सी नहीं, एच अपॉन सी लेमड़ा नहीं, एच सी अपॉन लेमड़ा। तो डी हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन की, कि सीजियम धातु के लिए निरोधी विभव का मान 0.34 वोल्ट है, तो उच्चतम गतिज ऊर्जा का मान पूछा। तो हमसे कहा है कि कट ऑफ वोल्टेज यानी कि वी नोट जो है, निरोधी विभव जो है वो 0.34 वोल्ट है। देन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी हमें पूछा है, के मैक्सिमम, के मैक्सिमम क्या होती है, ई वी नोट होती है। तो वी नोट हमें दे रखा है, तो इसको किससे करना है, ई से मल्टीप्लाई करना है। तो 0.34 है, इसको ई से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, मात्रक यहाँ पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा, क्योंकि ये तो वोल्टेज है, विभव है ना, कट ऑफ वोल्टेज है, और के मैक्सिमम क्या, गतिज ऊर्जा एनर्जी है, तो एनर्जी का क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ई से मल्टीप्लाई किया तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा 0.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए हमारा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट ऑप्शनल क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि संघट्ट प्राचल के न्यूनतम मान के लिए प्रकीर्णन कोण का मान कितना होता है। द वैल्यू ऑफ स्कैटरिंग एंगल, स्कैटरिंग एंगल थीटा की मिनिमम हमें वैल्यू ज्ञात करने के, इसके लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ इम्पैक्ट पैरामीटर, बी जो होता है संघट्ट प्राचल, बी जो होता है उसका न्यूनतम मान लेना है, मिनिमम वैल्यू लेना। संघट्ट प्राचल क्या होता है कि जो हमारा जो कोई कण है, कोई पार्टिकल है, वो जब टकराएगा तो इसके सेंटर से वो कितनी उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो हमें बी क्या रख, जैसे इधर से जा रहा है तो ये बी हो जाएगा, यहाँ से जा रहा है तो सेंटर से इसका ये बी हो जाएगा। हमें बी क्या करना है, न्यूनतम करना है, मिनिमम करना है। तो ये डायरेक्ट इससे टक्कर करेगा, तो जब डायरेक्ट टक्कर करेगा इससे तो कहाँ जाएगा, 180 डिग्री पे घूम जाएगा ये। तो यहाँ पे हमारे पास प्रकीर्णन कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। जो स्कैटरिंग एंगल है वो अगर बी मिनिमम है तो थीटा कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन कि हाइड्रोजन परमाणु में अंतरतम इलेक्ट्रॉन कक्ष की त्रिज्या, अंतरतम मतलब पहला ही पहला, अंदर ही अंदर वाला, ये नाभिक है, इसके जस्ट पहले वाला उसको बोलते हैं अंतरतम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कक्षा की त्रिज्या हमें दी हुई है, ये वैसे हम याद भी रख सकते हैं। तो द्वितीय कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, यानी कि द रेडियस ऑफ इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट, इनर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट है उसकी दी हुई है रेडियस हाइड्रोजन एटम के लिए इतनी। देन तो यानी कि हमें R1 दिया हुआ है। देन द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट हमें R2 पूछा है ना। हमें फॉर्मूला पता है कि Rn इक्वल टू क्या होगा, n स्क्वायर इंटू R1 होगा। ठीक है, तो आपको n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है R1 को। तो n स्क्वायर कितना, सेकेंड पूछा है तो n स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू R1, R1 कितना 5.3 इंटू 10⁻11।
तो 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 को मल्टीप्लाई करोगे 5.3 से तो हमारे पास आ जाएगा 12 और यहाँ पे आ जाएगा 21। तो 21.2 इंटू 10⁻11, क्या ऐसा ऑप्शन है 21.2? यहाँ 10 to 21.2 नहीं है, 2 पॉइंट, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं है। अब इसमें देखो, इसको अगर पॉइंट को एक पीछे लेके आओगे 2.12 करोगे तो यहाँ एक पावर जुड़ेगी 10⁻11 में प्लस का 1 करोगे तो 10⁻10। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी 2.12 इंटू 10⁻10 मीटर। चलते हैं नेक्स्ट, न्यूक्लियर वाले जो लेशन है उसमें से हमारे पास क्या आया है कि दो विभिन्न नाभिकों की त्रिज्याएं क्रमशः 3 और 81 है, 3 and 81 है, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। हमें एटॉमिक मास दे रखे हैं टू डिफरेंट न्यूक्लियाई के 3 and 81, देन रेशियो ऑफ दियर रेडियस। हम अब ये हमें रेडियस का फॉर्मूला हमें पता है कि आर जो होता है वो क्या होता है, आर इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। तो अगर हमें रेशियो लेना है R1/R2 तो क्या हो जाएगा, A1 की पावर 1/3 अपॉन में A2 की पावर 1/3, और इसको हम कलेक्टिवली लिखना चाहें तो A1/A2 इसकी पावर 1/3। तो A1 कितना दे रखा है, 3 दे रखा है, A2 कितना दे रखा है, 81 दे रखा है, इस पूरे की पावर हो जाएगी 1/3। तो 3 से ये इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, तो 3 से 1 टाइम जाएगा और इसमें 2 and 7, तो 1/27 की पावर 1/3। तो 1 की पावर 1/3 तो 1 ही है, 27 की पावर जब 1/3 करेंगे तो 27 को हम क्या ले सकते हैं, 3 की पावर 3 और इसकी पावर 1/3, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1/3। तो 1:3, 1:3 हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट हम ऑप्शनल क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से दाता अशुद्धि कौन सी है। देखिए दाता अशुद्धि कौन सी होती है, डोनर इम्प्योरिटी। डोनर इम्प्योरिटी, डोनर कौन होगा, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, और वो कौन सा होता है, 5th वाला समूह होता है। 5th कौन सा होता है, नेपाल, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। तो यहाँ पे देखें कौन सा, इसमें एल्यूमिनियम नहीं, आर्सेनिक, ठीक है। तो जो आर्सेनिक होता है वो क्या है, दाता अशुद्धि है, डोनर इम्प्योरिटी है। अब हम आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2 देखते हैं जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति वाले प्रश्न है। पहला प्रश्न देखें कि समरूप बाह्य विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र, समरूप का मतलब एक समान विद्युत क्षेत्र है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें स्थिर विद्युत द्विध्रुव पर एक यहाँ पे इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है -q एंड +q। बल आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र और विद्युत द्विध्रुव दोनों के, तो इसका जो बल आघूर्ण लगता है, टॉर्क जो लगता है, टो, वो क्या होता है, P क्रॉस E होता है। तो यह इस P के भी लंबवत होगा और E के भी लंबवत होगा। तो यही हमसे पूछा है कि द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल लोकेटेड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर टू बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड E एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P। तो यहाँ हम हिंदी में हम लिखेंगे लंबवत। तो ये करेक्ट ऑप्शन आंसर होगा हमारा, लंबवत या फिर परपेंडिकुलर। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ताप बढ़ाने पर चालक की प्रतिरोधकता का मान, बिल्कुल जो चालक है उसकी प्रतिरोधकता का मान ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, तो ये इंक्रीज होता है, ठीक है, बढ़ता है, क्योंकि इनका जो प्रतिरोधकता ताप गुणांक होता है अल्फा, वो होता है पॉजिटिव। नेक्स्ट हम देखें कि धारा मापी को वोल्ट मीटर में रूपांतरित करने के लिए हमें जो गैल्वेनोमीटर है उसको वोल्ट मीटर में ट्रांसफॉर्म करना है। तो उच्च प्रतिरोध को, जो हाई रेजिस्टेंस है, उसको धारा मापी यानी कि गैल्वेनोमीटर के किस में क्रम में जोड़ते हैं, उसमें सीरीज में जोड़ते हैं, ठीक है। इसको हम सीरीज में जोड़ते हैं, यानी कि हिंदी में हम उसको कहते हैं श्रेणी क्रम में। तो यहाँ श्रेणी लिखना था, आपको क्रम लिखा हुआ है, ठीक है, कनेक्टेड इन सीरीज टू द गैल्वेनोमीटर कोइल। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति। अनुचुंबकीय पदार्थ कौन से होते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल जिनको कहते हैं, जो कि एक्सटर्नल अगर अपन मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, बाहर से चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, तो उसकी ओर क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं और
कम मैग्नेटिक फील्ड की तुलना में ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड की ओर ये जाते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो काई का मान जो होता है वो धनात्मक होता है और अल्प होता है। तो धनात्मक और अल्प होता है, तो पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल, पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल। नेक्स्ट हम देखते हैं रिक्त स्थान वाला प्रश्न। द एवरेज पावर सप्लाइड टू एन इंडिकेटर इन ए कंप्लीट साइकिल इज। एक पूर्ण चक्र की यह बात कर रहा है, किसी प्रेरक को आपूर्त माध्य शक्ति कितनी होती है। तो देखिए शक्ति गुणांक जो होता है इंडक्टर का वो कितना होता है, 0 होता है। शक्ति गुणांक जो cos फाई होता है वो कितना होता है, इंडक्टर के लिए 0 होता है। तो माध्य शक्ति भी कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं कि गोलीय शून्य, या हम इंग्लिश में इसको कहेंगे 0। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी का। वक्रता त्रिज्या हमें पूछिए रेडियस ऑफ कर्वेचर r और फोकल लेंथ f, इनमें क्या रिलेशन होता है। यह फोकल लेंथ का क्या होता है, 2 टाइम्स होता है, इज डबल ऑफ फोकल लेंथ, क्योंकि r इक्वल टू होता है 2f, हिंदी में हम लिखेंगे दुगुना। ठीक है, चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि 2 पाई कलांतर के तुल्य पथांतर कितना होता है। द पाथ डिफरेंस कोरेस्पोंडिंग टू फेज डिफरेंस 2 पाई। हमें फेज डिफरेंस दे रखा है 2 पाई, तो हमें क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। तो क्या रिलेशन होता है, अगर हमें फेज डिफरेंस दे रखा है और पाथ डिफरेंस निकालना है तो हमें लेमड़ा अपॉन 2 पाई से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो ऑप्शन हो जाएगा लेमड़ा। ठीक है, तो 2 पाई के तुल्य पथांतर होगा लेमड़ा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा, यानी कि द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पर निर्भर नहीं करती है, आपतित विकिरण की किस पर निर्भर नहीं करती, उच्चतम गतिज ऊर्जा जो होती है वो आपतित विकिरण की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, यह इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं कर रही है। ये कौन से पार्ट की बात कर रहा है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की बात कर रहा है कि वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है के मैक्सिमम होती है, वो किस पे डिपेंड करती है, आवृत्ति पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, कभी भी इंटेंसिटी यानी कि तीव्रता पे डिपेंड वो नहीं करती है। तीव्रता पे डिपेंड जो करंट निकलेगी फोटो करंट वो डिपेंड करेगी, तो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, इंग्लिश में हो जाएगा इंटेंसिटी। अब नेक्स्ट हम देख रहे हैं कि नाभिक के चारों ओर किसी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा सदैव होती है। तो अगर नाभिक के चारों ओर कोई इलेक्ट्रॉन घूम रहा है कक्षा में, तो कुल ऊर्जा सदैव क्या रहेगी, स्थिर होती है। क्या रहेगी वो, कुल ऊर्जा सदैव क्या रहेगी, स्थिर वहां पे रहेगी। तो सदैव यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे स्थिर रहती है, या फिर हम कह सकते हैं नियत रहती है, या फिर कह सकते हैं ऋणात्मक ये होती है। तीनों ही बातें यहाँ पे सही है। नेक्स्ट हम बात करें कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की क्या बढ़ती है भाई, अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। ठीक है, चालकों की तो प्रतिरोध बढ़ता है ताप बढ़ाने पर, लेकिन अर्धचालकों की क्या बढ़ती है, चालकता बढ़ती है, यानी कि कंडक्टिविटी। द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शनल और रिक्त स्थानों वाले प्रश्न हो गए हैं। अगले हम देख रहे हैं यहाँ पे अति लघुत्तरात्मक प्रश्न देख रहे हैं, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस देख रहे हैं कि विलगित ऋणावेश के कारण समविभव पृष्ठ को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो देखें एक ऋणावेश है, सिंपल जो आवेश होता है उसके लिए किस प्रकार से उस प्रकार आपको चित्र बनाने थे कि वोल्टेज जो होगा वो इस प्रकार से होगा, गोलाकार रूप में जो है वो समविभव पृष्ठ यहाँ पे होंगे। नेक्स्ट है कि ओम के नियम को प्रदर्शित करने वाले वी आई के मध्य ग्राफ खींचे। तो वी ओम के नियम का जो पालन करते हैं उनके लिए वी और आई के बीच कैसी आती है, स्ट्रेट लाइन आती है। इधर आप वी रखें इधर आई रखें, तो v इक्वल टू आई आर ओम का नियम होता है। तो v और i के बीच में अगर आप ग्राफ खींचेंगे तो ये जो इसकी स्लोप होगी वो किसको डिपेंड करेगी, इसका टेन थीटा जो होगा वो इक्वल होगा r के। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनेगी।
ठीक है, तो ये आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पे बनानी थी V और I के बीच। नेक्स्ट क्या था कि जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में गति करता है तो क्या होता है, जब प्रकाश विरल से सघन माध्यम में गति करता है तो उसकी चाल में कमी क्यों आती है। देखिए चाल का जो फॉर्मूला होता है वेग इक्वल टू क्या होता है, आवृत्ति इनटू तरंग दैर्ध्य होता है। क्या होता है, आवृत्ति इनटू तरंग दैर्ध्य। तो जब भी सघन माध्यम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो उसका तरंग दैर्ध्य क्या हो जाता है, कम हो जाता है। आवृत्ति वही रहती है, तरंग दैर्ध्य कम हो जाता है, इस वजह से वेग भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, उसकी चाल कम हो जाती है। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा है कि आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। ये सब जानते हैं कि मैक्सिमम जो होती है वो किसके इक्वल होती है, एच न्यू माइनस फाई नोट के इक्वल होती है। यही क्या है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में कुल ऊर्जा, यानी कि ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, है ना। ग्राउंड स्टेट एनर्जी है निम्नतम अवस्था में ऊर्जा, यानी कि n=1 में यह ऊर्जा है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, ये हमसे पूछा है। देखिए यहाँ आपको एक पता होना चाहिए कि जो टोटल एनर्जी होती है E वो क्या होती है, माइनस के, है ना। टोटल एनर्जी जो होती है माइनस के होती है। और जो अगर आप पोटेंशियल एनर्जी देखना चाहते हो, स्थितिज ऊर्जा देखना चाहते हो, वो क्या होती है, U होती है -2k। ठीक है, तो E एक तो U प्लस के गतिज ऊर्जा, अगर आप यहाँ से देखेंगे तो U कितना होता है, -2k प्लस k, यानी कि माइनस का k। तो गतिज ऊर्जा यहाँ पे हमें बतानी है, तो गतिज ऊर्जा किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस ऑफ E, यानी कि जो कुल ऊर्जा दे रखी है उसका नेगेटिव करना है, यानी कि गतिज ऊर्जा यहाँ पे क्या हो जाएगी, प्लस की 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यहाँ पे हो जाएगी। तो ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि E -k होता है, यानी कि कुल ऊर्जा जो होती है वो गतिज ऊर्जा की ऋणात्मक होती है, और दूसरा स्थितिज ऊर्जा जो होती है वो होती तो ऋणात्मक ही है बट गतिज ऊर्जा की दुगनी होती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुल मिला के हम स्थितिज ऊर्जा पूछ लेते, पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेते, तो हमें क्या करनी पड़ती, U क्या होता, -2k होता, यानी कि माइनस आता, और 13.6 का हमें दुगुना करना पड़ता, तो ये जो हमारे पास आंसर आता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द्रव्यमान क्षति की परिभाषा आप लिख सकते हैं नोट्स में से। देखिए चुंबकत्व के लिए गाउस का नियम आप लिख सकते हैं कि एकल चुंबकीय ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या होता है, B.ds = 0, और ये किसके लिए होता है, पूरे साइकिल के लिए होता है। फिर राइट फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो आप दोनों नियम लिख सकते हैं फेराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए, पहला और दूसरा। तो ये हमने सेक्शन A कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन B लेके आएंगे, तो आप जुड़े रहें।